गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान अध्ययन की अपनी बुक चल रही है, राजस्थान अध्ययन की, जिसमें हम कक्षा 7th को पढ़ रहे हैं। क्लास सेवन्थ भाग 2। देखिए, हमारे राजस्थान के नाम से 3 बुक हैं जो क्लास 6, 7 और 8 में चलती हैं। क्लास 6 में भाग फर्स्ट, क्लास 7th में भाग सेकंड और क्लास 8 में भाग थर्ड। इन तीनों बुक्स को कंप्लीट करने के बाद हम 9, 10 की बुक्स को भी देखेंगे, 9 और 10 की बुक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। साथ ही आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रीट का एग्जाम होने जा रहा है, रीट 2022 का मेन का एग्जाम, इसमें आपको अच्छे से पता होगा कि राजस्थान जीके का अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको राजस्थान अध्ययन की ही बुक्स पढ़नी है, राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम लेने जा रहा है बोर्ड, RSMSB अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसका नाम है। यह आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा दिसंबर या जनवरी माह में, जैसा कि प्रस्तावित है। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, ना मंथ फाइनल हुआ है, बस बताया गया है कि दिसंबर या जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा आपका। अब देखिए, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, ये क्या करता है कि सीधे जो बुक के पीछे MCQ हैं कि तो वही क्वेश्चन रिपीट कर देता है एज इट इज। जो अपनी ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं, राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 to 10 की, इन बुक्स के पीछे जो MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हीं को क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में पुट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको, चाहे वो नए स्टूडेंट्स हो चाहे पुराने हो, सबसे पहले आपको इन बुक्स को पढ़ना है, क्लास 6 to 10 की बुक्स को। इसीलिए मैं आपको ये बुक्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखिए 4 चैप्टर इस बुक के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वन्यजीव एवं संरक्षण। उसके बाद है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब देखिए, कृषि एवं सिंचाई और राजस्थान में कृषि विपणन, ये ज्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है और इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पुट होने की संभावना भी नहीं होती, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में व्यापार, और इसमें से भी कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, साथ ही मैंने आपको कक्षा 6 की, क्लास 6 की बुक कंप्लीट करा दी है। लेकिन देखिए, मैंने वो बुक आपको कंप्लीट कराई है, कहने का मतलब किताब से, मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा उसमें से बताया नहीं है। तो इसके लिए आज से मैं एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7 के लिए ही, क्लास 6 के लिए, जिसमें हम सिर्फ जो राजस्थान अध्ययन की बुक है क्लास 6 की, हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, उसमें सिर्फ हम जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको पढ़ेंगे और साथ साथ ही उसके MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। सेम लेक्चर में हम MCQ क्वेश्चन भी करेंगे और उसके साथ ही हम जो इंपॉर्टेंट डेटा है उस बुक में वो भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पुट हो चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। RPC ने भी पूछे हैं और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी पूछे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। तो वो लेक्चर आपको शाम को 5 बजे मिलेगा, इवनिंग 5 PM पर आपको ये लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और क्लास 7 की बुक आपके साथ साथ चलती रहेगी। तो जिन बच्चों ने जो मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए हैं क्लास 6 के लिए, वो दोबारा से एक बार क्लास 6 के लेक्चर लें। क्यों? रीजन क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट डेटा उस बुक से मिलेगा। कई बच्चों को क्या है कि विश्वास नहीं होता, जैसे अलग से डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो कई बच्चों को विश्वास नहीं होता कि ये उसी बुक का डेटा है, तो इसलिए पहले मैंने आपको बुक को पढ़ाया है। अब मैं आपको उसमें से जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको वीडियो उपलब्ध हो पाए। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि चैनल पे आते हैं, हाँ ठीक है कुछ पढ़ा रखा है, स्किप किया, ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं। उसमें
मेरा कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है, आपका नुकसान है इसमें, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि कंटेंट आपका मिस होगा, मेरा नहीं। मुझे तो कंटेंट आता ही है, मुझे तो आपको ये कंटेंट समझाना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5। और एक आप वीडियोस को स्किप मत कीजिए। कुछ बच्चे क्या है कि वीडियोस को स्किप कर देते हैं, हाँ ठीक है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम इसके ये इस अच्छा नहीं लग रहा था, हम इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी लाइन आपसे कब मिस हो जाए। अगर आप लाइन मिस कर एक लाइन मिस कर दी, हो सकता है वो क्वेश्चन ही हो आपके लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें मिस नहीं करनी है। देखिए चैप्टर 5 है अपना राजस्थान में व्यापार। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में व्यापार को। देखिए राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए सभी आप बच्चे आयात निर्यात जानते होंगे, इंग्लिश में इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखिए जब हम अपने राज्य में दूसरे राज्य से, या फिर जब हम अपने देश में दूसरे किसी देश से चीजों को मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। आयात, ठीक है। और जब हम अपने देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को भेजते हैं या बेचते हैं, उसे कहते हैं हम निर्यात। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है: वृहद उद्योग, बड़े उद्योग, और लघु एवं कुटीर उद्योग। अब देखिए दो प्रकार के उद्योग हैं, कृषि उद्योग दो प्रकार के हैं। किस किस प्रकार के? देखिए सबसे पहले आते हैं बड़े उद्योग, और उसके बाद है छोटे उद्योग। छोटे कह सकते हैं या फिर हम उन्हें लघु उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, तो कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन कौन से हैं? जो कृषि पर आधारित बड़े उद्योग है, राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। अब देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है, जिन जैसे मिल होती हैं जिनमें कपड़े का उत्पादन होता है, सूती वस्त्र का, तो वो उद्योग। जहाँ चीनी बनती है, शुगर मिल्स होती हैं, तो वो चीनी उद्योग या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब देखिए जो सूती उद्योग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रुए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जैसे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। अब देखिए सभी बच्चों ने कपास तो देखा ही होगा। कपास, कपास जिससे हमें रुई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रुई। और रुई के रेशों से ही सूती वस्त्र तैयार होते हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या की जाती है? कपास की खेती की जाती है। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। अब देखिए आपने प्रोसेस देखी कि सूती वस्त्र किस प्रकार बनते हैं, सूती वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह आपने प्रोसेस देख ली कि सबसे पहले कपास का पेड़ होता है, कपास से रुई निकलती है, रुई से हम रेशे बनाए जाते हैं, फिर उनको कलर किया जाता है, उसके बाद उनको वस्त्र में तब्दील किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? ब्यावर में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो द कृष्णा लिमिटेड मिल्स की स्थापना कहाँ की गई? ब्यावर, अजमेर में।
ब्यावर अजमेर में। कब की गई? 1889 में। ठीक है। अब देखिए ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में कहाँ कहाँ मिले हैं सूती वस्त्र की? सबसे पहले देखिए ब्यावर में स्थापित हुई थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, पाली, विजयनगर, इन सभी में क्या है? सूती वस्त्र की मिलें हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके किस में आ जाएगा? आपके जो प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्हों में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पुट हो सकता है आपके कि भीलवाड़ा को जाना जाता है किस नाम से? भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी या फिर झीलों की नगरी? आपको चार ऑप्शन ऐसे बना के दे देगा, सूर्य नगरी, ये चार ऑप्शन दे देगा। तो भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि उद्योग चीनी चीनी का है। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों ही बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। अब देखिए सबसे वो जो कृषि उद्योग सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो है सूती, और उसके बाद कौन सा है? चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग है। अब देखिए चीनी उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। क्यों वहीं स्थापित किए जाते हैं? इसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको इंपोर्ट करने में, आयात करने में, जो गन्ने गन्ने हैं उनको लाने में, सप्लाई करने में ज्यादा पैसों की खपत ना हो। ठीक है। इसलिए जो मील्स हैं वो वहीं पास में ही लगा दी जाती हैं, जिससे समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। अब देखिए कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। अभी हमने कृषि आधारित बड़े उद्योग पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। अब देखिए लघु लघु जो कटु लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं मुख्यतः? जिसमें जैसे तेल तेल का निर्माण, तेल का उत्पादन, सॉरी, गुड़ का उत्पादन, या फिर खांड का उत्पादन, या फिर दाल उद्योग, जैसे अलग अलग प्रकार की अपनी दालें बनती हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की, मसूर की दाल। तो इनका उद्योग ये सभी किस में आते हैं? कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योग में आते हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। अब देखिए आपके टॉपिक लग भी रहा है उद्योग, उद्योग आपके टॉपिक है भी, तो आपको उद्योग से संबंधित चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जब रीट 2022 में अभी सिलेबस जारी किया गया है तो उसमें स्पष्ट राजस्थान के उद्योग टॉपिक है, तो इस टॉपिक से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए जो तेल के कारखाने हैं, तेल के कारखाने वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं राजस्थान में? वो हैं जयपुर में, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली। इन सभी जिलों में क्या है? तेल के कारखाने हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तिलहन का, तिलहन का उत्पादन होता है। ठीक है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योग के प्रबंधन का कार्य भी करता है। अब देखिए आपने खादी भंडार देखे होंगे, तो इसी प्रकार से इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए राजस्थान खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई, जो क्या देखता है? राज्य में खादी के साथ साथ अन्य जो कुटीर उद्योग हैं उनका प्रबंधन का कार्य भी देखता है। ठीक है। इनमें सूती सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। अब देखिए ये जो उद्योग है लघु एवं कुटीर उद्योग में इनकी स्थापना की गई है, इनमें इनको रखा गया है लघु एवं कुटीर उद्योग में। जैसे तेल का उत्पादन है, अपनी दालों का उत्पादन है, या फिर गुड़ का उत्पादन है, या फिर जैसे खादी सिल्क है या सूती खादी है। अब ये जो उद्योग है ये ग्रामीण, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रोजगार प्रदान करते हैं, इसीलिए सरकार इन पर नजर बना के रखती है ताकि ये अच्छे से डेवलप हो सकें। जितना ज्यादा डेवलप होंगे उतना ही ज्यादा रोजगार ये उत्पादित करेंगे। ठीक है। अब देखिए आयात और निर्यात।
आयात और निर्यात किसे कहते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आयात निर्यात क्या है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थिति में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, किसी भी गुड्स को, कोई भी अपने, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, सपोज कीजिए कि कोई मोबाइल आपको बनाना है, कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको खोलनी है। अब इस इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और जरूरी नहीं है कि ये हर चीज एक स्टेट के पास हो या फिर एक देश के पास हो। मैंने मोबाइल का सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो हर किसी के पास नहीं होते। तो इसके लिए क्या होता है कि जिस किसी के पास नहीं होते वो तो करता है आयात, और जिस किसी के पास होते हैं वो करता है निर्यात। ठीक है, अब देखिए आगे। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। अब देखिए, मान लो कि गंगानगर में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। मान लो, क्या होता ही है, गंगानगर में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो जब वहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा तो वो गंगानगर क्या है कि जो जिला है वो दूसरे जिलों का एक्सपोर्ट करेगा। अब दूसरे जिलों का एक्सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि वहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सपोज कीजिए कि वहां टमाटर का उत्पादन नहीं होता, तो टमाटर क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। तो यही चीज है कि सपोज कीजिए कोई देश, मान लो कोई एक चीज, एक टेक्नोलॉजी पे काम करे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आर्मी के लिए सप्लाई, हथियार जो सप्लाई हो रहे हैं आर्मी के लिए। अब किसी के पास फाइटर जेट है, जैसे अपने पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो अपना देश क्या कर सकता है? उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जिसके पास नहीं है वो इसको इंपोर्ट करेगा। ठीक है, इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है, एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। अब देखिए, दो लाइनों में बस एक ही यही चीज है कि जब आप किसी भी दूसरे देश को चीजें भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। और जब दूसरे देश से चीजें मंगाई जाती है तो उसे कहते हैं आयात। बस ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया था जिससे आप समझ सके, जैसे मैंने आपको गेहूं का एग्जाम्पल दिया था। बल्कि जो आयात निर्यात होते हैं ये दो देशों के बीच में होते हैं। ठीक है, हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वह कृषि उत्पादित हो या वन उत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य या अन्य राज्य से व्यापार होता है तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। अब देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल भी होता है। इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, और अपना इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा? दो देशों के बीच में। और एक हो गया, एक ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। एक होगा अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय, अब अंतर्राज्यीय एक्सपोर्ट क्या मतलब? दो राज्य मिलके किसी चीज का आयात या निर्यात कर रहे हैं तो क्या होगा? अंतर्राज्यीय उत्पाद, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, जब यह व्यापार एक देश या अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो राज्यों के बीच होगा तो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, और दो राष्ट्रों के बीच में होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ठीक है, राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालें तथा तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे में दुग्ध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में कुछ और अन्य प्रसंस्करण रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए, हम प्रसंस्करण को देखेंगे, प्रसंस्करण है क्या, इसके बारे में ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे अपने राजस्थान में सरसों, ग्वार, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन, इन सभी का अच्छी तादाद में उत्पादन होता है, तो इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। और जिन चीजों का उत्पादन अपने राजस्थान में नहीं होता उनको हम इंपोर्ट करेंगे। सीधी सिंपल सी ये चीज है। अब देखिए, जो प्रसंस्करण है ये क्या है? देखिए, प्रसंस्करण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग।
क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जैसे सपोज कीजिए दही है, दूध है, या फिर अन्य कोई पदार्थ है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इनको क्या है, खाद्य पदार्थों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? प्रसंस्करण कहेंगे। हिंदी में प्रसंस्करण और इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। जैसे आपने अमूल का दूध सुना होगा, सर्स का दूध, अमूल की दही, अमूल का बटर, ये सभी क्या है? ये प्रोसेसिंग फूड है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग फूड कहलाते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर बांस सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। अब देखिए, ये चीजें राजस्थान से अपने स्टेट से निर्यात की जाती हैं, यानी कि आयात नहीं, निर्यात। दूसरे किसी राज्य या दूसरे देश में भेजी जाती हैं। वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति कला है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, चावल, मिट्टी तेल, खनिज तेल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि आयात होता है। अब देखिए, अपने राजस्थान में जो खाद्यान्न पदार्थ है वो तो अच्छे से होते हैं, लेकिन जिनमें भी एक चावल अच्छे से नहीं होता, तो चावल चावल क्या होता है? चावल को अपन इंपोर्ट करते हैं। मिट्टी का तेल है, खनिज का तेल है, बिजली का सामान है, मशीनरी है, इन सभी को इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंधित उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दर्जिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। अब देखिए, अपने राजस्थान से जो मुख्यतः चीजें निर्यात की जाती हैं वो ये चीजें हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, अभ्रक हो गया, पत्थर की वस्तुएं हो गई, ऊन ऊन ऊनी कपड़ी, या फिर अपने जो खाद डलते हैं, रासायनिक खाद होते हैं, ये सभी अपने राज्य से निर्यात की जाती हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट की जाती हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावना है, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कार किया जाता है। अब देखिए, अपने अपने देश अपने अपने राज्य की सरकार की कुछ योजनाएं होती है, जिनसे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अच्छा एक्सपोर्ट दे रहे हैं राज्य को, मतलब दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं चीजों को, उनको उनमें से 35 को चुना जाता है, श्रेष्ठ 35 को चुना जाता है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अब ये वैसी ही बात है जैसे अपने स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो 26 जनवरी या 15 जनवरी 26 जनवरी या 15 अगस्त को अब हम सभी को पुरस्कार दिया जाता था अलग अलग चीजों के लिए। जैसे किसी ने मान लो सपोज कीजिए राष्ट्रगान में राष्ट्रगीत में पार्टिसिपेट किया, तो उन बच्चों को आज भी अपने गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल्स में आप देखोगे तो इन सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर आया क्लास में, तो उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सभी दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। वे इसी प्रकार से जो अपनी सरकार है, राज्य सरकार है, ये भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं अलग अलग गुड्स के, उनको प्रोत्साहित करती है ताकि दूसरे एक्सपोर्टर्स भी सामने आए, वो भी अपनी रुचि दिखाएं। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए, साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उनको साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ लकड़ी की वस्तु हैं और ये आभूषण हैं, इनके चित्र दिखाए गए हैं आपको। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण,
कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं का तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। अब देखिए, एक प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया, कृषि व्यवसाय कृषि प्रसंस्करण नीति का निर्माण किया गया। कब? 2019 में। क्यों किया गया? क्योंकि जो निर्यात की संभावना है उनको बढ़ाने के लिए, उनको तलाश करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इस नीति का यूज किया गया। ठीक है, 2019 में यह नीति लागू की गई। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायिकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब देखिए, जो आज का अपना चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आज का अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं। आयात मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं और प्रसंस्करण, इन तीनों को हम अच्छे से देख चुके हैं। प्रसंस्करण की तो हमने अच्छे खासे से डेफिनेशन देखी। आयात और निर्यात को भी हमने अच्छे से समझाए कि वस्तुओं को अन्य देश या अन्य राज्य से खरीदना उसे कहते हैं आयात। निर्यात किसे कहते हैं? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना, उसे कहते हैं हम निर्यात। अब देखिए, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी है। जैसे राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? घानी तेल है, सूती वस्त्र उद्योग है, खादी सिल्क है, शहद है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? ऊन है, जवाहरात है, पेट्रोल है, संगमरमर है। आप सभी को पता होगा पेट्रोल है जो राजस्थान से निर्यात नहीं होता, एक्सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद को ही सॉल्व करना है। साथ ही ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 52 में वर्ष 1889 में किस चीज की स्थापना की गई? तो हिंट दे देता हूं आपको, स्टार्टिंग के चैप्टर में ही मिल जाएगा। जब आप दोबारा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप दोबारा भी लेक्चर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष कब किया? अब जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा है, 2019 में किया था। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक, उनमें हम कुछ डिटेल्स को देखेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, जो ऐसे शासक हुए हैं, इनके हम डिटेल्स को देखेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, राव मालदेव है, इन सभी को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। महाराजा जसवंत सिंह है, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक लग रहा है, एक जो अलग अलग रियासतों के शासक का एक आपके टॉपिक लग रहा है, टॉपिक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि टॉपिक का नाम क्या है, क्योंकि जो सिलेबस आता है तो उसमें क्या है कि अलग अलग टॉपिक का नाम दे दिया जाता है। अब जैसे कि आपके शायद टॉपिक लग रहा होगा उसमें, हाँ, तो आपके टॉपिक लग रहा होगा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, या फिर राजवंश, या फिर राजवंश। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो अलग अलग अपने रियासत के राजा हुए हैं, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, कछवा वंश, कछवा, चौहान वंश, इन सभी वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ तो रियासत है। कछवा, चौहान वंश, कछवा वंश, चौहान वंश, और अपने जैसे कि जो मेवाड़ में वंश चलता है, सिसोदिया वंश, इन सभी वंशों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सभी तो नहीं, हाँ, कुछ राजा हैं जैसे महाराणा प्रताप हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान है, जो फेमस फेमस राजा हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं एक चीज आपसे सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इन लेक्चर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या फिर क्वेश्चन बनने की संभावना है, अब देखिए, जिन बच्चों को ध्यान देना है वो ध्यान दीजिए, जिनको ध्यान नहीं देना है या फिर लेक्चर स्किप करने वो स्किप कीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शाम को 5 बजे। थैंक यू।